1980 के टाइम पर जिस दुबई के पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना तक नहीं था, वही आज 2024 में बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुनिया का सबसे ऊंचा 7 स्टार होटल दुबई में है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक आदमी की वजह से, शेख रशीद, जिसने अपनी यूनिक थिंकिंग के कारण दुबई की किस्मत बदल दी और दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड बना दिया। और आज दुबई का सिटीजन पैदा होते से ही मिलियनर होता है। दुबई की जो लोकेशन है, शायद आज वो इसी लोकेशन की वजह से इतना डेवलप हो पाया है। दुबई की लोकेशन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो आज दुबई की हालत कुछ और ही होती, क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ यानी इस एरिया को कहा जाता है जिस पर स्टार्टिंग से ही हैवी ऑयल शिप का ट्रैफिक रहता था, क्योंकि पर्शियन गल्फ से ही ईरान, कुवैत या बहरीन, कतर जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एशिया से कनेक्ट हो पाते थे। और सिर्फ एशिया से ही नहीं, अगर उन्हें दुनिया की कोई भी कंट्री में ऑयल एक्सपोर्ट करना हो तो उन्हें इसी रूट का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बाय लैंड जाना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। 1958 में जब शेख रशीद के पिता सैयद बिन मखदूम की डेथ हो जाती है और दुबई को शेख रशीद रूल करने लग जाते हैं। दरअसल दुबई में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ जनता का राज नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजशाही चलती है और पूरे दुबई को सिर्फ एक ही फैमिली, अल मखदूम फैमिली ही रूल करती है। और आज भी वहाँ के रूलर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद भी अल मखदूम फैमिली से ही है। जब 1958 में शेख रशीद अपने पिता के बाद दुबई के रूलर बनते हैं, तब दुबई की हालत इतनी खराब थी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दुबई ही 30,000 थी। और 1958 के टाइम दुबई के पास ना ही ऑयल रिजर्व थे और ना ही एग्रीकल्चर सपोर्ट, क्योंकि दुबई की पूरी जमीन बंजर और रेतीली थी। पर फिर भी शेख रशीद दुबई को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते थे। ऐसे में शेख रशीद दुबई में सी पोर्ट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे दुबई सेंटर ऑफ ट्रेड बन सके। 1972 में पोर्ट रशीद और 1979 में जेवल अली सी पोर्ट को ओपन करते हैं। पर इन सी पोर्ट में एक प्रॉब्लम थी कि ये सी पोर्ट ज़्यादा गहरे नहीं थे, जिसकी वजह से छोटे मोटे शिप तो यहाँ आ सकते थे पर बड़े शिप का आना यहाँ नामुमकिन था, जिसके लिए शेख रशीद दुबई क्रीक को 1963 में और गहरा करवाते हैं। पर यह इतना हैवी कॉस्ट प्रोजेक्ट था जिससे दुबई के सारे खजाने खाली हो चुके थे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए शेख रशीद कई कंट्री से लोन तक ले चुके थे। पर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है और इन्हीं प्रोजेक्ट की वजह से आज भी दुबई सेंटर ऑफ ट्रेड है। पर दुबई की किस्मत तब बदलती है जब 1966 में दुबई में ऑयल डिस्कवर होता है। दरअसल शेख रशीद को यह कॉन्फिडेंस था कि दुबई में ऑयल रिजर्व है और सिर्फ इसीलिए 1937 से ही दुबई में ऑयल सर्च किया जाने लगा था। पर जब अबू धाबी में 1958 में ऑयल डिस्कवर हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि दुबई में भी कहीं ना कहीं ऑयल रिजर्व मिल सकता है। पर यह ऑयल रिजर्व दुबई के सी कोस्ट से 15 मील दूर यानी 24 किलोमीटर दूर समुद्र में था, जिसे पाइपलाइन के थ्रू पंप किया जाता है। और ये इमेज एग्जैक्टली वही इमेज है जब दुबई में पहली बार पाइपलाइन के थ्रू ऑयल पंप किया गया, जिसके 3 साल बाद यानी 1969 में 180,000 बैरल ऑयल को शिपमेंट एक्सपोर्ट की जाती है। और उससे आने वाले पैसों को भी शेख रशीद इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगा देते हैं, क्योंकि दुबई का ऑयल रिजर्व बहुत ही छोटा था और शेख रशीद ये जानते थे कि दुबई की इकोनॉमी इन ऑयल रिजर्व पर डिपेंड नहीं रह सकती है। इसलिए शेख रशीद दुबई में एयरलाइंस, टूरिज्म बिजनेस, होटल बिजनेस और कई यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट कर देते हैं। और सिर्फ शेख रशीद की मेहनत के कारण एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गया। पर जब दुबई में सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो आखिर क्यों उन्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ज्वाइन करना पड़ा? और जो अबू धाबी 1947 के टाइम दुबई का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो आखिर दोस्त कैसे बन गया? 1947 के टाइम जब दुबई और अबू धाबी के बीच नोडर एरिया को लेकर विवाद हो जाता है और ये विवाद धीरे धीरे युद्ध में बदल जाता है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बफर जोन कंडक्ट करके सीज फायर करवाती है। पर यह डिस्प्यूट चलता रहता है, जो 2 दिसंबर 1971 को दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ज्वाइन करता है, जिसमें अभी 7 कंट्री है और ये 7 कंट्री मिलकर एक यूनाइटेड कंट्री बनाती है, जिसे हम सब यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। पर यूएई की खास बात यह है कि जो यूएई का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा अबू धाबी का रूलर होगा और यूएई का जो वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा दुबई का रूलर होगा। तो शेख रशीद जो दुबई के रूलर थे अब पूरा यूएई के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिससे दुबई को जियोग्राफिक एडवांटेजेस मिल जाता है। और दुबई का यूएई ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरे यूएई में सिर्फ एक ही करेंसी चलती थी, यूएई दिरहम, जिससे दुबई को अपने नेबर कंट्री के साथ ट्रेड करने में और आसानी हो जाती है। यूएई दिरहम जो अभी इंडियन करेंसी में एक दिरहम की वैल्यू 22.5 रुपए है। पर क्या सच में दुबई की इकोनॉमी बहुत पावरफुल है या सिर्फ ये एक ढकोसला है, यानी हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर? दुबई की जीडीपी देखा जाए तो नंबर वाइज बहुत ही कम है, क्योंकि पूरे यूएई की जीडीपी ही 507 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसके हिसाब से दुबई की जीडीपी कुछ 117 बिलियन डॉलर हो सकती है। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि इंडिया के 12 स्टेट ऐसे हैं जिनकी पर्सनल स्टेट जीडीपी ही दुबई से ज्यादा है। और इन 12 स्टेट में से सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, जिसकी जीडीपी 417 बिलियन डॉलर है।
पर 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 3.3 मिलियन होने के कारण दुबई की जीडीपी पर कैपिटा $53,758 है, जहाँ इंडिया में सिर्फ $2,410 है। अभी दुबई में हर दिन 50,000 से लेकर 70,000 बैरल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर दुबई का ऑयल रिजर्व बहुत ही कम हो चुका है, जो सिर्फ 20 सालों में खत्म होने वाला है, जिससे दुबई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुबई की जीडीपी में ऑयल रिजर्व सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करते हैं।